नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन को देख चुके थे पिछले लेक्चर सीरीज में। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग प्रेरकत्व के समांतर क्रम संयोजन की जो दो स्थितियां होती हैं उनको समझेंगे। इसके बाद जो है आरसी सर्किट में कैसे धारा वृद्धि होती है और कैसे धारा में लॉस होता है, कमी होती है, उसको देखेंगे। ये सब टॉपिक जो है आपके यूपी पॉलिटेक्निक के BTE बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है। तो आइए इसमें आज का टॉपिक देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रेरकत्व। समांतर क्रम में संयोजित कुंडलियों का कुल प्रेरकत्व ज्ञात करने की दो स्थितियां होती हैं। जैसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में दो स्थितियां देखे थे, ऐसे ही समांतर क्रम संयोजन में भी दो स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति क्या है? यदि समांतर क्रम में संयोजित कुंडलियां यदि दूर दूर हों, अर्थात पहली कुंडली तथा दूसरी कुंडली के बीच कोई अन्योन्य प्रेरण की घटना न हो। देखिए दोस्तों, अन्योन्य प्रेरण की घटना होने के लिए कम से कम दो कुंडलियों का होना जरूरी है और उनका पास होना जरूरी है कि इस तरीके से पास हो कि पहली कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली के साथ लिंक करे। लेकिन यहाँ पहली स्थिति में क्या बताया गया है कि दोनों कुंडलियाँ बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, अर्थात पहली का फ्लक्स दूसरी के साथ लिंक नहीं कर रहा है और दूसरी का फ्लक्स पहली के साथ लिंक नहीं कर रहा है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्योन्य प्रेरण की घटना नहीं हो रही है, केवल इसमें स्वप्रेरकत्व की घटना हो रही है। तो अगर समांतर क्रम में इस तरह से कुंडलियाँ जुड़ी हुई हों तो इनका कुल प्रेरकत्व क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं L1 और L2। टोटल करंट यहाँ से आ रहा है I। यहाँ पर नोड पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 और I2 में। L1 में I1 करंट जा रहा है और L2 में I2 करंट जा रहा है। यदि इस स्थिति में जो है कुंडलियाँ जुड़ी हुई हैं तो उनका कुल प्रेरकत्व का मान इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। यदि दो कुंडलियाँ जिनके प्रेरकत्व क्रमशः L1 व L2 हैं, चित्र के अनुसार समांतर में जुड़े हैं, तो इनका कुल प्रेरकत्व L बराबर L1 L2 अपान में L1 प्लस L2 हेनरी होता है। ये फॉर्मूला देखिए, जो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन होता है एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। जैसे दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होते थे, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता था? R बराबर R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 होता था। इसी प्रकार यदि इसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना ना हो, ये कुंडलियाँ एक दूसरे से बहुत ही दूर हों, तब के लिए ये फॉर्मूला होगा L बराबर L1 L2 अपान में L1 प्लस L2। इसके बाद समांतर क्रम में संयोजित द्वितीय स्थिति को हम लोग देखते हैं। यदि दो कुंडलियाँ जिनके प्रेरकत्व क्रमशः L1 व L2 हैं और वे समांतर क्रम में एक दूसरे से अत्यंत पास रखी स्थिति में जुड़ी हैं, जिनके कारण यदि इनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M हो। अर्थात दूसरी स्थिति में क्या है, ये दोनों कुंडलियाँ अत्यंत पास रखी हुई हैं, जिसके कारण इनमें अन्योन्य प्रेरण की घटना संभव हो पाती है और इनके बीच जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का गुणांक M है और इनका अपना स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या है? L1 और L2 है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, तुल्य इंडक्टेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में यहाँ दिखाया गया है, पास रखी दो कुंडलियों में भी समांतर क्रम संयोजन की दो स्थितियाँ होती हैं। अर्थात कुंडली अगर पास पास रखी हो और समांतर क्रम में जुड़ी हो तो भी यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियाँ आती हैं। तो यहाँ पर जब पहली स्थिति यहाँ पर दिखाई हुई है, इसको देख लेते हैं। जब अन्योन्य प्रेरकत्व M सेल्फ प्रेरकत्व की सहायता करे, अर्थात जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस की सहायता करे, अर्थात दोनों की ये कुंडलियाँ जो हैं पास पास रखी हों और दोनों में धारा एक ही दिशा में हो और दोनों कुंडलियाँ एक ही तरह से संयोजित हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, L1 और L2 की सहायता ये M करता है। सहायता का मतलब सहायता करेगा तो क्या होता है, टोटल जो इंडक्टेंस आता है वो बहुत बढ़ के आता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। देखिए, जब कुंडलियाँ इस तरीके से जुड़ी हुई हों तब टोटल इंडक्टेंस आएगा कुल प्रेरकत्व L बराबर L1
L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला टर्म क्या है, ये दोनों स्थितियों के लिए कॉमन रहेगा, जो अभी इसके बाद वाली स्थिति आएगी उसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहाँ पर जब सहायता करेगा ये अन्योन प्रेरकत्व जो होगा वो सहायता करेगा इसका जो है सेल्फ प्रेरकत्व का, तो टोटल इंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए क्या होगा, देखिए ऊपर वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ L1 प्लस L2 भी कांस्टेंट है। जब ये 2m इसमें से घटेगा तो ये नीचे वाली जो है, नीचे वाली संख्या टोटल कम आएगी। जब इसको इसमें भाग देंगे तो L का मान बढ़ के आएगा। अब यहीं पर अगर प्लस कर दें, ये तो स्थिर है, अगर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये क्या होती है, बढ़ जाएगी ये नीचे वाली क्वांटिटी, जिससे L का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि जब सहायता करता है m जो है L1 और L2 की सहायता करता है तो टोटल L जो है बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक। और दूसरी स्थिति जस्ट इसके विपरीत है, देख सकते हैं, जब अन्योन प्रेरकत्व M सेल्फ प्रेरकत्व का विरोध करे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक कुंडली देखिए समांतर क्रम में ही जुड़ा रहेगा, लेकिन एक कुंडली उल्टी हो जाएगी, थोड़ी उल्टी, देखिए इस तरीके से रहेगा, ये सीधा है और ये उल्टा हो गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों ही सीधी अवस्था में जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक विपरीत अवस्था या उल्टी अवस्था में जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ जो है आपके यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में डॉट और क्रॉस का कोई भी पार्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए डॉट और क्रॉस क्या होता है इसको यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए दूसरी स्थिति को। अगर ये वाली स्थिति रहेगी तो तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, L बराबर होगा L1 L2। देखिए ऊपर वाला टर्म पहले के जैसा ही होगा, देखिए ये रहा ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा। नीचे वाला टर्म में क्या होगा, अब यहाँ पर ये 2m हो जाएगा। 2m होगा तो क्या होगा, इसका मान घट के आएगा, क्योंकि यहाँ जो है अन्योन प्रेरकत्व विरोध कर रहा है सेल्फ प्रेरकत्व का। तो L बराबर L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपन L1 प्लस L2 प्लस 2m हेनरी हो जाएगा टोटल प्रेरकत्व। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा, या फिर एक कुंडली में ऊर्जा संग्रह। ये तीनों ही चीज़ें जो मैंने बताया, ये तीनों ही चीज़ें एक ही होती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर एनर्जी बोल लीजिए या फिर किसी कुंडली में स्टोर एनर्जी बोल लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। किसी इंडक्टर में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जब तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे संधारित्र, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि संधारित्र के अंदर जो है ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर होती है, लेकिन इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर में जो है ऊर्जा का स्टोर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। अतः इस ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा भी कहते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उसके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय संचय का प्रतीक होता है। अर्थात किसी कुंडली में जितनी ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, उतनी ही ज़्यादा उसमें जो है एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक कुंडली दी हुई, इसका प्रेरकत्व L है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण फ्लक्स परिवर्तन के कारण यहाँ पर E विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यदि किसी क्षण किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे इसमें धारा परिवर्तन DI हो रहा है dt समय में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, माना किसी कुंडली का प्रेरकत्व L है जिसमें dt समय पर धारा परिवर्तन DI होता है, तो कुंडली में प्रेरित EMF क्या होगा, E बराबर LDI/dt। एक हम लोग पढ़े थे E बराबर NdΦ/dt, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर LDI/dt, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अब हमको एनर्जी निकालना है। ये क्या है, हमारा क्या है, वोल्टेज है E, विद्युत वाहक बल, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं हम लोग। तो वोल्टेज में यदि हम करंट का गुणा कर देंगे तो VI बराबर
ई आई या वी आई बोल लीजिए, तो क्या होता है, वो पावर होती है, शक्ति, जिसको वाट में लिखते हैं। देखिए दोनों पक्षों में ई का गुणा कर दिया गया है, ई आई यहाँ हो गया है एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, ई आई डी टी और एल आई डी आई। तो देखिए एक हम लोग पढ़े थे एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, पहले ही चैप्टर में पढ़े थे कि ऊर्जा बराबर होता है वी आई टी। वी वोल्टेज होता है, आई करंट होता है और टी समय होता है। तो यहाँ पर क्या है, ई आई डी टी, जहाँ ई क्या है वोल्टेज है, आई क्या है करंट है और डी टी क्या है समय। तो ये भी एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा जो इंडक्टर में स्टोर होगी उसी के बराबर होगी, और यह एल आई डी आई के बराबर होती है। यह किसी क्षण इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा है, किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए, जैसे मान लीजिए 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 30 चौथे सेकेंड, इस तरीके से किसी इंस्टेंटेनियस समय के लिए जो है संग्रहित ऊर्जा है, तात्क्षणिक मान है ऊर्जा का। जब इसको हम लोग 0 से आई तक के लिए, जो अगर मान लेते हैं करंट का मान 0 से आई तक बढ़ता है, तब जो है इंडक्टर में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, देख सकते हैं जब कुंडली में धारा 0 से आई तक जाए तो कुल संग्रहित ऊर्जा U, इसको कुल संग्रहित ऊर्जा को हम लोग U लिखते हैं, और ये हमारा इंटीग्रेशन 0 to I लिखेंगे, और LI के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगा, U बराबर हो जाएगा, L बाहर निकल जाएगा और यहाँ 0 to I डी आई। ठीक, इसके बाद जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई स्क्वायर, इसके नीचे 2 आएगा तो यहाँ 2 यहाँ लिख लिए हैं और इसकी लिमिट यहाँ रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एनर्जी स्टोर आ जाएगा U बराबर 1/2 LI स्क्वायर जूल। यही जो है इंडक्टर या चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रेरित परिपथ में धारा में वृद्धि और धारा में कमी। प्रेरित परिपथों में धारा की वृद्धि तथा ह्रास, ये इसका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए इस टॉपिक को देख लेते हैं पहले। राइज एंड डीके ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट। देखिए दोस्तों, जब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जो है सर्किट, डीसी सर्किट पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है क्या करते थे हम लोग, किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज अप्लाई करते थे, धारा इंस्टेंटेनियस तुरंत जो है जितनी करंट फ्लो होनी होती थी 2 एम्पियर 3 एम्पियर तुरंत फ्लो हो जाती थी। लेकिन जो है अगर हम किसी इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही धारा अप्लाई किया और करंट का मान हमको तुरंत अपने पीक मान तक पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें धारा धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि इंडक्टर का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने अंदर जो है धारा परिवर्तन का विरोध करती है। अगर धारा उसमें बढ़ रही है तो बढ़ने का विरोध करेगा, घट रही है तो घटने का विरोध करेगी। इसी कारण जो है इसमें थोड़ा सा समय लगता है धारा को अपने अधिकतम मान तक पहुँचने में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव सर्किट में धारा का बढ़ना, अगर घट रही है तो घटना। तो आइए देखते हैं, किसी प्रेरणिक कुंडली में धारा के मान को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने की क्रिया को प्रेरणिक परिपथ में धारा की वृद्धि कहते हैं। किसी कुंडली में प्रेरणिक गुण विद्यमान होने के कारण यदि उसमें कोई वोल्टता स्रोत लगाया जाता है तो कुंडली में धारा अचानक न बढ़कर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि कुंडली का प्रेरकत्व अपने अंदर धारा परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण कुंडली में धारा निम्न सूत्र के अनुसार बढ़ती है। सूत्र क्या है, I बराबर आई एम 1 कोष्टक में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टी होता है। ये किसी क्षण यानी किसी क्षण के लिए टी का मान है और ये पूरे टाइम के लिए टी है। यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सब क्या है, इसको देख लेते हैं। जहाँ धारा का तात्क्षणिक मान है आई, ये वाला, ये किसी क्षण
धारा का मान है, और Im क्या है, धारा का अधिकतम मान जब धारा पूरी सेट हो जाती है परिपथ में। Im धारा का अंतिम और अधिकतम मान होता है, और t वह समय जिस पर धारा ज्ञात करनी है। जैसे हमको धारा मान लीजिए तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, 5वें सेकंड, 10वें सेकंड ज्ञात करना है, तो वहाँ पर हम लोग इस t का वैल्यू रखेंगे। और t क्या है, बड़ा कैपिटल T क्या है, कुंडली का समय स्थिरांक। समय स्थिरांक जिसका मान क्या होता है L/R। L क्या है, कुंडली का प्रेरकत्व, R क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है। यहाँ पर लिखा है कुंडली का प्रतिरोध। ठीक, अगर उपरोक्त व्यंजक में क्या है, जो ये ऊपर वाला सूत्र है यहाँ पर, इसमें t और t को बराबर कर दिया जाए, टाइम कांस्टेंट और तात्क्षणिक मान t को बराबर कर दिया जाए, तो क्या होता है, उस समय क्या होता है, I का मान 0.6322 Im के बराबर प्राप्त होता है। इसी के अनुसार हम लोग जो है टाइम कांस्टेंट t का डेफिनेशन निकालते हैं। इस डेफिनेशन को देखिए, ऐसे हम लोग परिभाषित करते हैं यहाँ पर। अभी वहाँ निकाले हम लोग I बराबर Im, इसको गुणा के रूप में लिखकर 0.6322 के अनुसार प्रेरक परिपथ के समय स्थिरांक की परिभाषा हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। किसी प्रेरक परिपथ का समय स्थिरांक वह समय होता है जिसमें परिपथ में धारा का मान अपने अधिकतम मान का 63.22% हो। अर्थात समय स्थिरांक वह समय होता है जिसमें LR परिपथ में या इंडक्टिव परिपथ में धारा का मान बढ़कर अपने अधिकतम मान का 63.22% हो जाता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है 0.6322, जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे हम लोग, यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो ये 63.22 ही आएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यह धारा कब पहुँचती है उतना, जब उसका टाइम कांस्टेंट के बराबर t को रख देते हैं तब। अब अंतिम टॉपिक क्या है हमारा, प्रेरणिक परिपथ में धारा का ह्रास। देखिए, जैसे एकदम इंस्टेंटेनियस तुरंत जो है प्रेरणिक परिपथ में धारा बढ़ती नहीं है, कुछ समय लेता है t। उसी तरीके से जब धारा बढ़ के अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है, यदि धारा को घटाते हैं हम लोग, वहाँ पर धारा घटती भी नहीं है जल्दी, धीरे धीरे घटती है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रेरणिक परिपथ में धारा का ह्रास बोलते हैं। और ये भी जो है यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे घटता है। जब धारा अधिकतम मान से नीचे आने लगे तो इस प्रेरक परिपथ में धारा ह्रास कहते हैं। इस घटना में भी धारा अचानक से न घटकर धीरे धीरे घटती है, क्योंकि अब प्रेरकत्व का गुण अपने अंदर धारा कमी का विरोध करेगा। इंडक्टर का यही स्वभाव ही होता है कि अगर उसमें धारा बढ़ रही तो बढ़ने का विरोध करेगा, घट रही है तो घटने का विरोध करेगा। तो इसीलिए घटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब धारा निम्न सूत्र के अनुसार घटता है। ये घटने का फॉर्मूला है I बराबर Im e⁻R/L इंटू टी। देखिए वहाँ पर 1 माइनस हम लोग लिखते थे, यहाँ 1 नहीं रहेगा, और वहाँ पर देखिए t/t लिखते थे, और यहाँ पर क्या है, दोनों गुणे के रूप में ये t ही है। t बराबर क्या होता था, वहाँ पर R/L होता था, तो यहाँ पर सीधे R/L रख दिया गया है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि I बराबर Im e⁻t/t, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये -R/L t के बराबर ही होता है, ये टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो जो धारा बढ़ रहा है फॉर्मूला उसको हम लोग देख लिए, जो घट रहा है उसको हम लोग देख लिए। इन दोनों फॉर्मूले के देखने से क्या पता चलता है कि ये जो है इंडक्टिव परिपथ या RL परिपथ में धारा जो है चर घातांकी रूप में बढ़ती है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। अतः दोनों ही व्यंजकों से स्पष्ट है कि प्रेरक परिपथों में धारा में वृद्धि तथा ह्रास चर घातांकी होता है, लीनियर नहीं होता है, चर घातांकी होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जो है एक सर्किट डायग्राम नहीं, ये ग्राफ की सहायता से आप लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, धारा वृद्धि तथा ह्रास का ग्राफ। ये RL परिपथ में, RL परिपथ में, क्योंकि देखिए कोई भी जो इंडक्टर होता है प्योर इंडक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवश्य होता है, इसीलिए RL परिपथ हम लोग लिखते हैं। देखिए ये समय का
अक्ष है, इसको हम लोग x अक्ष पर लिए हैं, और ये हमारा धारा का अक्ष है जिसको y अक्ष पर लिए हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए, धारा यहाँ से शून्य से चालू होती है, धीरे 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 बढ़ते हुए अपने अधिकतम मान तक पहुँच रही है। ये समय के सापेक्ष देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा अपने अधिकतम मान तक पहुँच रही है। और जब धारा अपने अधिकतम मान तक पहुँच के डिस्चार्ज होगी तो यहाँ से देखिए धारा अपने अधिकतम मान तक है, और यहाँ से घटना चालू हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, देखिए घट के अपने मिनिमम मान तक आएगा। तो इस तरीके से इंडक्टिव परिपथ या बोल लीजिए आरएल परिपथ में जो धारा का हास्य होता है वो चरघातांकी होता है, और इसी प्रकार धारा में वृद्धि जो होता है वो भी चरघातांकी होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर सीरीज में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट AC करंट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।